हेलो स्टूडेंट्स, ये नीट मिशन नीट 2021 का ये दूसरा वीडियो जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स का सॉल्यूशन शुरू किया गया था। इसमें 2020 का पेपर शुरू हुआ है। सबसे पहले तो पहला जो पार्ट था वो 11th के कोर्स से रिलेटेड था, दूसरा पार्ट 12th के कोर्स से रिलेटेड है। तो अल्टरनेट करके हमने ऐसा कलेक्शन बनाया पेपर से। सारे क्वेश्चन 2020 नीट के हैं और दो फेज में हुआ था नीट, दोनों फेज के क्वेश्चंस हैं। तो कल जो इसके पहले जो वीडियो है उसमें फिजिकल वर्ड, यूनिट एंड मेजरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन कराए गए। आज कक्षा 12 का जो पहला यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराए जाएंगे जो नीट 2020 में पूछे गए। इसी तरह से एक दिन आपका फर्स्ट 11th का और एक दिन 12th के कोर्स से रिलेटेड नीट के क्वेश्चन कराए जाएंगे रेगुलर। तो इसमें क्वेश्चन अगर देखा जाए तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपका ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज़ ए चार्ज ऑफ 3.2 × 10⁻⁻7 कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। What is the magnitude of electric field at a point 15 centimeter from the center of the sphere? ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। हम स्क्रीन पे आपको ऑप्शन दिखेगा, क्वेश्चन दिख रहा, आप उसको ध्यान से पढ़ के देख लें। अब इसमें क्या कह रहा था कि एक स्फेरिकल सेल है इस तरह से, उससे रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता है। तो सबसे पहले से रिलेटेड कुछ फार्मूला हम लोग देखें जो इंटरमीडिएट के क्लास में हम लोग पढ़ते हैं। एक स्फेरिकल सेल हम ले लेते हैं, इसका रेडियस कैपिटल आर लेते हैं और ये सेंटर इसका है और इसके सेंटर से कुछ डिस्टेंस की बात हम करते हैं, जैसे कि स्मॉल आर डिस्टेंस। ये स्मॉल आर डिस्टेंस सेंटर से पॉइंट पी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें कुल 3 कंडीशन बनते हैं। पहला कंडीशन ये बनता है कि इफ आर इज ग्रेटर दैन कैपिटल आर, यानी सेंटर से जो डिस्टेंस है वह सेल के रेडियस से बड़ा है, यानी जो पॉइंट पी है जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है वो स्फीयर के बाहर है, स्फेरिकल सेल के बाहर है। ऐसे केस में यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू K एंड Q अपॉन R स्क्वायर, जबकि स्फेरिकल सेल Q चार्ज से चार्ज किया गया है। दूसरा केस ये है जब R इज इक्वल टू कैपिटल R। ऐसे कंडीशन में यानी जब पॉइंट P स्फेरिकल सेल के सरफेस पे आ जाए तो फिर E इज इक्वल टू स्मॉल k एंड Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। और जो इसका तीसरा पार्ट होता है जब ये पॉइंट P कहीं स्फीयर के अंदर आ जाए और ये रेडियस स्मॉल r बन जाए, इसका मतलब r इज लेस दैन कैपिटल R। ये 3 केसेस बनते हैं तो फार्मूला फिर से हो जाता है इज इक्वल टू K Q अपॉन R स्क्वायर, जबकि स्मॉल r इज ग्रेटर दैन कैपिटल R। ठीक है भाई, ये चीज़ ध्यान में रखना है। और जो स्फेरिकल सेल है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ये आपका जो इसके अंदर पोर्शन है उसमें क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो चार्ज है जो सेल के सरफेस पर ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये केसेस हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन ये कह रहा था क्वेश्चन में कि जो R है वो तो 10 सेंटीमीटर है,
लेकिन जो स्मॉल आर है वो 15 सेंटीमीटर है। अब कंडीशन अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। और जो क्यू है वह 3.2 इंटू 10 टू दी पावर -9 कूलम है। कंडीशन आप अपने से समझ गए। अब यहाँ E इज इक्वल टू आप देखेंगे, ये पहला वाला केस E इज इक्वल टू के की वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू 3.2 इंटू 10 टू दी पावर -9 अपॉन आर स्क्वायर। आर की वैल्यू 15 सेंटीमीटर, तो जो 15 सेंटीमीटर को हम लोग चेंज करने वाले हैं, तो ये आपका 15 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर हो जाएगा। ठीक है। अब इसके हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चलो ठीक है, स्क्वायर कर दीजिए, आर स्क्वायर, दिस इज आर, तो 15 स्क्वायर इंटू 10 टू दी पावर -2 स्क्वायर। ठीक है, ऐसे बन जाएगा। फिर हम इसे सॉल्व करते हैं, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू 3.2 इंटू 10 टू दी पावर -9 अपॉन 225 इंटू 10 टू दी पावर -4। ध्यान दें, इस -4 को हम -2 इंटू -2 लिख दें, इससे फायदा क्या हुआ, ये -2 हटा दिया और इसको 2.25 लिख दिया। अब ये जो 2.25 है 4 टाइम में 9 को कट कर देगा, और उसके बाद देखिए अब इसका मल्टीप्लाई, तो इसमें आ गया 4 टू द 8 128 इंटू 10 टू दी पावर। अब देखो भाई 9 और 9 ये कैंसिल कर जाता है, 10 टू दी पावर -2 ऊपर चला आया। ठीक है, और ये -2 क्या बन जाता है, 10 टू दी पावर -2 ऊपर आके +2 बन जाता है। क्लियर हो? और +2 बन जाता है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे +2। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक डिजिट के बाद डेसिमल है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल करेंगे तो 1.28 इंटू 10 टू दी पावर 3 बन जाता है। ठीक है, एक बार और इसको हम लोग अभी चेक करेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन में थोड़ी भी गड़बड़ी आंसर को गलत कराएगा। तो एक बार डिजिट हम लोग चेक कर लेते हैं, डिजिट क्या क्या है। हाँ, डिजिट में ये 9 नहीं था, 7 है, यहाँ से मिस्टेक हुआ, ये 7 है जो दिया हुआ है क्वेश्चन में। हर जगह 7 करेंगे, जब यहाँ पर आप 7 करेंगे तो अब 9 ख़त्म नहीं होने वाला ये अब आपका, बल्कि अब माइंड यहाँ पे आपके पास बच गया 10 टू दी पावर 2 ये आया, तो ये 10 टू दी पावर 4, अब ये बन गया 10 टू दी पावर 5। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको क्लियर करा दूं, ये 10 टू दी पावर -2 ऊपर आके यहाँ पे 11 बना दिया, 11 में से 7 निकल के 4 आ जाता है, 4, और यहाँ से 1 डेसिमल पॉइंट यहाँ पे था, इसको इधर रिप्लेस यहाँ पे कर दिया तो एक और प्लस हो गया। तो इस तरह से 1.28 इंटू 10 टू दी पावर 5 न्यूटन पर कूलम। तो हमें उम्मीद है ये क्वेश्चन भरपूर समझ में आया होगा, और मैं इसलिए इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं, बस आपको ये फार्मूला मालूम हो, फार्मूला आपने लिखा, सारे जो इसमें डेटा दिए गए हैं सब पुट किया, पुट करने के बाद सॉल्व किया, आंसर आ गया। इसमें कोई टेक्निक वाली बात नहीं है, इसे समझने का भरपूर आप प्रयास करें। और ये जो सिस्टम है ये पूरा का पूरा ICSE सॉरी, ये आपका NCERT पैटर्न से रिलेटेड है, इसमें कहीं कुछ अलग से नहीं सीखना। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इसमें जो ऑप्शन है आप देखेंगे, पहला है 1.28 इंटू 10 टू दी पावर 4 न्यूटन पर कूलम, बी है 1.28 इंटू 10 टू दी पावर 5 न्यूटन पर कूलम, सी 10 टू दी पावर 6 है, डी 10 टू दी पावर 7 है, यानी ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। इस तरह से अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आज का ये पहला क्वेश्चन था, और फिर हमने दूसरा क्वेश्चन किया। तो इस तरह से अब हम ये ऐसा करते हैं इसको, चलिए ठीक है, इसे पहला दूसरा ही कर लीजिए, या फिर ऐसा भी हम लोग कर सकते थे कि कल तक हम लोग कुल कितने क्वेश्चन किए थे, 4,
इसको कर सकते थे 5, लेकिन ऐसे ही वीडियो वाइज अलग अलग ऐड करके आप देख लीजिएगा कि कुल 45 क्वेश्चन फेज 1 का, 45 क्वेश्चन फेज 2 का, इस तरह से 90 क्वेश्चन लगभग आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आज की वीडियो में जो दूसरा क्वेश्चन है, आज के पार्ट में दूसरा क्वेश्चन, उसको देखा जाए। दूसरा क्वेश्चन है कि द एनर्जी required to break one bond in a DNA is 10 to the power minus 20 joule. This value in electron volt is nearly. ध्यान दें, एक डीएनए का जो बॉन्ड है उसको ब्रेक होने में 10 to the power minus 20 जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। यार एनर्जी इज इक्वल टू दिस, इतना दिया होगा, कुछ नहीं करा कि इसको सीधे सीधे करा कि इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर दीजिए। तो आपको ये फार्मूला मालूम होना चाहिए, 1 जूल इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये फार्मूला सीधे अगर याद होना चाहिए, अगर याद है तो आपका क्वेश्चन देखिए विद इन सेकेंड सॉल्व हो जाता है। अब यही ई हमें चेंज कर देना, 10 टू द पावर माइनस 20, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 एंड दिस इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 टू द पावर प्लस 18 एंड माइनस 20, दिस इज minus 2. This can be written 0.0625. Clear? This is near about 0.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम ऑप्शन को मिला लेते हैं, तो A है 6, B है 0.6, C है 0.06। इसका मतलब साफ है, इसका जो ऑप्शन है वो C वाला करेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ आपको बता देना चाहता हूँ, आप सोचेंगे कि ये कहाँ से आया, तो ये सीधे सीधे एनर्जी की यूनिट है। क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणे 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर जूल में बदलना होता है तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसका उल्टा है, अब 1 जूल अगर हम यहाँ लिखेंगे तो ये आएगा 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इसे हम सॉल्व करेंगे, 10 टू द पावर 19 को ऊपर ले गए, माइनस है तो ऊपर जाके प्लस बन जाएगा, और यहाँ पे 1/1.6 हो जाता है। ये हमारे पास बचा। हम क्या करेंगे, इसका पॉइंट खत्म करेंगे, तो आपका कितना बन गया 16, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करने का तरीका जरा देखिए, छोटा करते हैं, छोटा जब करेंगे 5 आएगा, नीचे का कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, आएगा ना। अब देखो भाई, और अब ये है 10 टू द पावर 19 है, तो 19 का हम 1 ले लिए तो हम यहाँ लिखेंगे 18, तब ये 50 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर छोटा हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब 4 से 25 को कैंसिल कर दीजिए, तो ये आपका 6.25 आ जाएगा, और बाकी 10 टू द पावर 18 आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे एक फार्मूला निकल के आ गया कि 1 जूल इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में बदलना हो, कभी भी अब ये दिमाग में बैठा लें आप, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना हो तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 का मल्टीप्लाई करा, और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में बदलना हो तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 का मल्टीप्लाई करा। ओके, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, आपका आंसर भी मिल चुका। इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर देखेंगे आप। ये क्या है कि ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज ए डाइपोल मोमेंट ऑफ 16। डाइपोल मोमेंट, इसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और उसका डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है। इसको P से हम दिखाते हैं, और P की जो वैल्यू दिया है
16 into 10 to the power -9 coulomb into meter. The electric potential due to the dipole at a point at a distance of 0.6 meter from the center of the dipole is. देखो इसमें पूछा क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ रहा है ड्यू टू, ध्यान से समझें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ रहा है इसमें, और ये क्वेश्चन कुछ यहाँ पे अधूरा दिख रहा हमको, इसको अभी हम कंप्लीट कराते हैं। पहले इसको क्वेश्चन को पूरा डेटा में यहाँ नोट कर देता हूँ। ये शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज़ ए डाइपोल मोमेंट 16 into 10 to the power -9 coulomb meter. The electric potential due to the dipole at a point at a distance of 0.6 meter from the center of the dipole at the direction of 60 degree with axis. तो यहाँ पे ध्यान देना है। तो P की वैल्यू दे दी गई, R की वैल्यू 0.6 मीटर है, ये भी हो गया, और बाकी कुछ दिया नहीं है। फिर इसके बाद ऑप्शन है, ऑप्शन हम लोग बाद में देखने वाले हैं, पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। अब ध्यान देना है थोड़ा सा डाइपोल के विषय में। इलेक्ट्रिक डाइपोल, ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है कि एक ऐसा सिस्टम है जब उसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो उस पर वॉल्यूम का आघूर्ण कार्य करने लगता है, उस पर टॉर्क कार्य करने लगता है, जिसकी वजह से वह रोटेट कर जाता है और एक डिफरेंट डायरेक्शन में फिर वो रुक जाता है। यानी कुल मिलाकर वह एक ऐसा डिवाइस है, वह एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा समायोजन है जिसमें दो बराबर और विपरीत आवेश बहुत ही सूक्ष्म दूरी पर बैलेंस हो जाते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे माइनस चार्ज एक ले लिया, माइनस क्यू चार्ज, और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज ले लिया, और छोटे से डिस्टेंस से इसको डिस्प्लेस कर दिया और ये बैलेंस हो गए, तो इस तरह से डाइपोल बन जाता है। इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। अब इसमें हम लोग एग्जाम्पल जानना चाहें तो जैसे HCl है, ठीक है, HCl एक इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म करता है। अब वो कैसे फॉर्म करता है कि H+ आयन है, ठीक है भाई, जानते हैं, और Cl- आयन, ये दोनों एक दूसरे से ऐसे बांड बना लेते हैं। तो H+ और Cl- ये दोनों मिलके यहाँ पे जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, इस वजह से ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाता है। तो इसी तरह से आप समझ गए होंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या चीज़। अब इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल का, उसी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में उस पर टॉर्क वर्क करता है, जिसकी वजह से वो रोटेट करता है। तो यह इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है। अब इसका जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम P से लिखते हैं और इसका डायरेक्शन हमेशा -q चार्ज से +q चार्ज की ओर होता है। ये है इसका डायरेक्शन किसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। और इसका जो फार्मूला बनता है P का, P = देखो Q, यानी जो इसके चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड इंटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 2m, ऐसे होगा Q × 2m। क्लियर होगा? ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आप जान गए। अब हम इसके विषय में थोड़ा सा और बात करते हैं। ये इसका एक्सिस होता है। इसके एक्सिस पर अगर हम इस पॉइंट पर यहाँ पे देखें तो ध्यान देंगे इसके एक्सिस पे इस पॉइंट पर, तो इसको एक्सियल पोजीशन कहा जाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकाला जाता है, ठीक है। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में बनता है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो होती है E = स्मॉल k एंड 2p/r³। जहाँ पे जो r³ है
अब इसका देखो, ये इसको हमने क्या माना, इसका जो डिस्प्लेसमेंट, इसका जो इसकी जो लंबाई है उसके 2l मान लिया, ठीक है। तो इसका मतलब इसके मिड पॉइंट से बात की जाए तो आधा l हुआ, आधा इधर l हुआ। लेकिन इससे हमें अभी मतलब नहीं है, बस हमें मतलब ये है कि जो डिस्टेंस हमें काउंट करनी होती है वो हमेशा जो डाइपोल है उसके मिड पॉइंट से हम काउंट करते हैं। तो इस तरह से ये फार्मूला बन जाता है E = K2P/r³। अच्छा, अब देखिए, और E का जो डायरेक्शन होता है हमेशा देखें आप, एक्सियल पोजीशन में डायरेक्शन है E का और P का जो डायरेक्शन है दोनों सेम होता है। इसके बाद यहाँ पर इसका जो लंबार्धक रेखा है यहाँ पर, ऐसे यहाँ देखा जाए नॉन एक्सियल पोजीशन, ट्रांसवर्स पोजीशन, यहाँ पे देखा जाए, ध्यान देंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो इस डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है। ये जो E है इस डायरेक्शन में बनेगा और इसकी जो वैल्यू होती है E = K/P/r³, ठीक है भाई। ये नॉन एक्सियल पोजीशन हुआ या फिर ट्रांसवर्स पोजीशन हुआ। अगर हम पोटेंशियल निकालते हैं तो यहाँ पे पोटेंशियल का जो फार्मूला बनता है एक्सियल पोजीशन के लिए K, और यहाँ बन जाता है P/r²। और जब हम इस पूरे लाइन पर कहीं भी पोटेंशियल निकालते हैं, यहाँ, ये सब भी हम जानबूझ के बता रहे हैं कि इस पर भी क्वेश्चन बनेंगे आगे वाले कॉम्पिटिशन्स में, आगे इसी नीट में, आगे वाले पेपर्स में इस पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे V = 0 होता है, यहाँ कहीं भी इस पूरे लाइन पे कहीं जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू 0 होती है। अब पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की एक जनरल पोजीशन होती है। जैसे कि हम ये मान लें कि देखो ये है एंगल थीटा और यहाँ से इस मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर यहाँ पे पोटेंशियल की बात करते हैं, तो यहाँ पे पोटेंशियल हो जाता है K और ये बन जाता है P cos θ/r², ठीक है। तो यहाँ जो ये क्वेश्चन है उसमें इसी फार्मूले की ज़रूरत है, और यह भी जो फार्मूला है ऐसा नहीं है इसको जानने के लिए आपको कुछ अलग से पढ़ाई करनी है। आप हम बार बार इसी पे फोकस कर रहे हैं कि आप जो सिलेबस पढ़ते हैं इंटरमीडिएट का वही बहुत पर्याप्त है और वह टीचर भी बहुत पर्याप्त है जिससे आप पढ़ रहे हैं। हाँ, बस ये है कि वह मानक को पूरा करता हो और अपना कर्तव्य समझता हो, तो फिर कहीं अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब देखें आप ध्यान से, तो P की वैल्यू ये दिया हुआ है, R की वैल्यू ये दिया हुआ है, इसके बाद थीटा की वैल्यू यहाँ 60 डिग्री दिया हुआ है, क्लियर हो गया। और अब हम क्या करने वाले हैं, फार्मूला अप्लाई करने वाले हैं। V = K की वैल्यू 9 × 10⁹ इंटू P 16 × 10⁻⁹ इंटू cos ऑफ 60 डिग्री अपॉन r², ये दिया है। इसको हम चाहें तो 6 × 10⁻⁻1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब स्क्वायर करोगे, 6 का स्क्वायर 36 हो गया और 10 पे -1 का 10⁻⁻2 हो गया। अब यहाँ हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो आप देखेंगे 9 × 1 = 9 और 9 × 4 = 36, 4 × 4 = 16, ठीक है। अब हमारे पास जो बचा 4 बचा हुआ है और cos 60 यहाँ बचा हुआ है। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, बाकी 10⁻+9 10⁻⁻9 कैंसिल हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। 10⁻2 ऊपर आके 10⁻2 बन जाता है, ये 2 बार में ये कट जाता है, यानी कुल मिलाकर 200 वोल्ट ये आंसर हो जाता है। अब इसमें कहीं से भी किसी भी तरह की समस्या होगी तो कमेंट आप ज़रूर करेंगे और उस समस्या को फिर अगले क्वेश्चन में दूर किया जाएगा। और इसमें कुछ भी मैंने नहीं छोड़ा, सब कुछ साफ साफ कर दिया। और फिर कोई और रिक्वायरमेंट आपका होगा उसे भी आप कमेंट करेंगे, तो उसे पढ़ने के बाद आगे उसे पूरा करने की कोशिश की जाएगी। जैसे इसमें जो आप समझ नहीं पाए इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या, तो इतना व्यवहारिक मैं बता दूंगा
और या फिर और वीडियोज़ हमारे जो चैनल पे हैं उसे देखेंगे तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे। और नए नए वीडियोज़ भी पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी ये चैनल नया है। अभी मैं जब लॉकडाउन हुआ है तब से मैंने ये ऑनलाइन क्लासेज वगैरह या यूट्यूब चैनल हमने तभी शुरू किया है। तो इसलिए सजेशन की अधिक ज़रूरत है। जैसे जैसे सजेशन आप देंगे मॉडिफिकेशन होता रहेगा। तो इस तरह से अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द इक्वाटोरियल प्लेन एट ए डिस्टेंस r from the center of a dipole having dipole moment p is given by। कुछ ने सीधे फार्मूला पूछ लिया भाई। अभी वो फार्मूला मैंने बता दिया आपको। ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इसको ऑप्शन से सॉल्व करना है। ऑप्शन में पहचान लेना है कि आपको वाला फार्मूला है कौन सा। देखो अभी मैंने बताया था ना कि यहाँ से मिड पॉइंट से और डिस्टेंस पर यहाँ पर ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है। तो इसका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसका जो डायरेक्शन है आपको पता है, इसका डायरेक्शन हो गया इस ऐसे। और मैंने बताया था कि यहाँ पर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो बनती है इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो जब इस डायरेक्शन में बनेगी, चलिए ऐसा करते हैं ऊपर बना के दिखाते हैं। अभी नीचे हमने बनाया था, ऊपर वाला बना देते हैं यहाँ पे क्योंकि आपको बताना है थोड़ा सा कैसे ऐसे हो। तो इस डायरेक्शन में आता ऐसे, यह है ई। और इसका फार्मूला आपने देख लिया था। फार्मूला क्या था, E = K और P/R Q, ऐसा देखा था आपने, ठीक है। और इस K की वैल्यू होती 1/4πε0 एंड P/R Q, ठीक है। ये फार्मूला है। अब हमें अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो बहुत सिंपल सा मामला है। इसको बनाएंगे वेक्टर, इसको भी बना देंगे। जो वेक्टर है उसको नोटेशन के साथ लिख देंगे तो अपने आप वो वेक्टर फॉर्म आ गया। लेकिन अब हमें ये देखना है कि अगर E और P दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो ठीक है। अगर सेम डायरेक्शन में नहीं है तो डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, अपोजिट करने के लिए हम माइनस लगा देते हैं। तो आप देखो P इस डायरेक्शन में है, E इस डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब सही क्या है, यहाँ हमें माइनस लगाना चाहिए, ठीक है भाई, समझ गए। अब आइए फिर हम यहाँ आते हैं एक बार। ऐसा हुआ कैसे, बहुत सिंपल सा मामला है। थोड़ा सा बेसिक वेक्टर अगर आप जानते हैं तो आपका काम हो जाएगा। देखो बेसिक वेक्टर इसमें हम अप्लाई करते हैं थोड़ा सा। ये इस पॉइंट पर हमें देखना था, तो इस पॉइंट को और जो पॉइंट चार्ज है इन दोनों को ऐसे मिला देते हैं। जो ज्वाइनिंग लाइन बनती है उसी पर होगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। माइनस क्यू चार्ज इज नेगेटिव, देयरफॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वह माइनस चार्ज की ओर ही होगा, ऐसे हो जाएगा। तो इवन का डायरेक्शन हो गया इसकी तरफ अंदर की ओर। अब ये दूसरा वाला जो E2 है इसके वजह से आप देखोगे इस लाइन पर होगा लेकिन दिस चार्ज इज पॉजिटिव। ऐसे केस में इसके द्वारा जो बनेगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वह ऐसे बाहर की ओर होगा, तो ये हो जाएगा E2। अब E1 और E2 का जब रिजल्टेंट हम निकालेंगे, चूंकि दोनों का जो मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड सेम है, इसके वजह से क्या होगा कि इनके ठीक बीच से होकर लाइन जाएगी, वही डायरेक्शन होगा इसके रिजल्टेंट का। तो इस तरह से ई का डायरेक्शन इधर मिला है, ध्यान दीजिएगा। अब हम ऑप्शन की बात करते हैं। तो ऑप्शन में जब आप आ जाएंगे
अब आप देख पा रहे हैं, पहला दिया है E इज इक्वल टू, मैं लिख दूं, पहला ऑप्शन है, वैसे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, उसको भी देख सकते हैं, तो लिखा है उसको वहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं आप। उसे ए पार्ट लिखा है E इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में माइनस P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। बी पार्ट E इज इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। सी पार्ट E is equal to P upon 4 pi epsilon naught r square। और लास्ट में D दिया हुआ है E is equal to माइनस P 4 pi epsilon naught r square। तो कौन सा आंसर आपको दिख पाया? देखिए, पहली बात, ऊपर P है और नीचे R क्यूब है, ठीक है ना, ऊपर P है नीचे R क्यूब है। यहाँ जो आपका फार्मूला है सही वाला यही है। तो पहली बात तो जो स्क्वायर है खारिज हो जाता है, क्यूब वाले 2 बचे, और उसमें भी क्या है जिसमें माइनस है वो सही है। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। तो सीधे फार्मूला ही न पूछा है। अब जिसे फार्मूला न याद हो और वो डॉक्टर बनने की कोशिश करता हो, तो पहले तो फार्मूला याद करना है ना भाई, और उसके बाद बाकी चीज़ों को कंसेप्ट वगैरह जानना है, टेक्निक जानने हैं, लेकिन फार्मूला तो ज़रूरी है सबसे ज़्यादा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये देखिए, जो अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग पहुंच गए। द एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन व्हेन दे आर 1.6 एंगस्ट्रॉम अपार्ट इज। एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक प्रोटॉन है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो दिया है 1.6 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, आपसे ये कहता है कि अब क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट जब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चल पड़ेंगे। तो ऐसे केस में ये कह रहा था कि acceleration of an electron due to the mutual attraction between the electron, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो म्यूचुअल अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पर कितना एक्सेलरेशन आएगा, इसे बताना है। तो सबसे पहले जो म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स है या उसकी हम लोग उसकी वैल्यू लिखते हैं। तो देखो भाई, F इज इक्वल टू, अब इसके लिए सीधे सीधे कूलम फोर्स, कूलम के नियम पर डिपेंड क्वेश्चन, और ये टोटल बेसिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, इसे आप ध्यान रखिएगा। इसमें कुछ ऐसी बात ही नहीं है जिसे आपको समझने के लिए कुछ अलग से करना हो। R डिस्टेंस है, ऐसे केस में F इज इक्वल टू स्मॉल के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आपको पता ही कूलम्स लॉ है। K कूलम कांस्टेंट है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाती है, और जो एप्सिलॉन नॉट है वो क्या है, बोलो भाई, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात की विद्युतशीलता है। इस पूरे का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो 9 × 10⁹, बोलो भाई इसकी वैल्यू हो जाती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और अगर हम सीजीएस में इसी की वैल्यू लेना चाहते हैं तो इसका मान 1 हो जाता है। किसमें? सीजीएस यूनिट में।
ईजीएस यूनिट में इसका मान 1 हो जाता है। तो कुछ इस यहाँ जो जानकारियाँ हमने दिया इसमें इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। और भी जानकारी क्या हो सकती है आगे अगर हम बढ़ेंगे, किसी मीडियम की बात करते हैं तो F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K हो जाता है। और यहाँ पे Q1 Q2/R², जहाँ पे ये जो कैपिटल K है ये कूलम कांस्टेंट नहीं है बल्कि इसका नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको परावैद्युतांक कहते हैं। या मीडियम के लिए इसका मान अलग अलग होता है, लेकिन जो इसका मान है वैरी करता है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। यह ध्यान में अच्छी तरह से रखना होगा क्योंकि इस पर भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। अभी जेईई मेन की एग्जामिनेशन हुआ 25 जुलाई को, उसमें इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आप देखें फिलहाल K की वैल्यू 1 से छोटा नहीं हो सकता, 1 से बड़ा होगा, 1 से लेकर। तो जो वैक्यूम है उसके लिए K की वैल्यू 1 होती है, एयर के लिए 1.0008, लेकिन हम 1 लगभग मान के काम चलाते हैं। वाटर है 81 हो जाता है, और अगर कोई मेटल है तो उसके लिए K की वैल्यू इन्फिनिटिव हो जाती है। जहाँ जैसी ज़रूरत हो उसका यूज आप कर सकते हैं। यह डायमेंशनलेस यूनिट लेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। फिलहाल इसकी चर्चा हुई, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए हमने चर्चा की। बाकी यहाँ तो कुछ है ही नहीं। यहाँ करना क्या था, K की वैल्यू लिखना था, तो K की वैल्यू लिखोगे 9 × 10⁹। आपने कौन सी वैल्यू लिखा, MKS SI यूनिट्स पर डिपेंड वैल्यू को लिखा। अब ये है इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज इलेक्ट्रॉन का 1.6 × 10⁻⁻19, और प्रोटॉन का जो चार्ज है वो भी उतने ही 1.6 × 10⁻⁻19। हम लोगों को मतलब किससे था, हम लोगों को मतलब था केवल मैग्नीट्यूड से, और यहाँ माड हो जाए, माड लगा दिया जाए। जो यहाँ पे जो चार्जेज हैं उनके केवल हमें मात्रा से मतलब होता है, अपान R²। R की वैल्यू 1.6 एंगस्ट्रॉम है, तो जब R बराबर लिखोगे तो 1.6 × 10⁻⁻10 मीटर बन जाएगा। तो ये हुआ देखो 1.6 × 1.6 × 10⁻⁻10 एंड इंटू 10⁻⁻10। आप समझ सकते हैं कि मैंने स्क्वायर करके लिखा। अब देखो कैसा कैसा सवाल बनाया जाता है, कितनी मदद करते हैं एग्जामिनर्स छात्रों की, लेकिन छात्रों से ढूंढ नहीं पाते। आप देखो 1.6 से 1.6, फिर दूसरा 1.6 से दूसरा 1.6, 10⁻⁻10 यहाँ बचा -9। ये देखो यहाँ बचा -9, एक -9 ये पूरे 9 को ले गया। कुल मिला के आपके पास बचा क्या, 9 × 10⁻⁻9 न्यूटन। अब हमें एक्सेलरेशन निकालना है इलेक्ट्रॉन पर, तो एक्सेलरेशन E आप पढ़े हैं फार्मूला F/m। जिस बॉडी का, जिस पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकालना है, फोर्स में उसके मास से डिवाइड कर देते हैं। फोर्स क्या है, 9 × 10⁻⁻9। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्चुअली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 9.0 × 10⁻31 किलोग्राम। समझ गए, वैल्यू रखो 9 × 10⁻31 किलोग्राम। अजी ये खत्म हुआ और बचा कितना, 10⁻22 मीटर/सेकंड²। तो छोटा सा क्वेश्चन था, तो इससे बहुत सारा और भी कुछ हमने बताया कि बहुत से क्वेश्चन और भी आप कर सकेंगे इसी की मदद से। तो इसमें जो ऑप्शन है 10⁻25 मीटर/सेकंड², बी 10⁻24 मीटर/सेकंड², सी 10⁻23 मीटर/सेकंड² एंड डी 10⁻22 मीटर/सेकंड²। इसका मतलब जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। क्लियर हो गया। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हो जाता है, इसलिए कि 5-5 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अब इसके बाद हम लोग अगले दिन मिलते हैं। रेगुलर वीडियो आप देखते रहें और
चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, और जो आपको लगता है सजेशन वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। The Pope takes a poop